साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 एग्ज़ाम जो हुआ था उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य आरपीएससी के द्वारा किया जा रहा है। अभी 5 तारीख तक एक शेड्यूल दिया था जिसमें आपके ड्राइंग है, आपके म्यूज़िक है और पंजाबी, इन 3 विषयों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य हुआ है। इसके बाद फिर से जो और विषय हैं उनके लिए नई डेटें आएंगी, तारीखें आएंगी, जिनके आधार पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य ऑनलाइन करोगे। पिछली भर्ती के अंदर ये कार्य ऑफलाइन किया गया था, लेकिन इस बार ऑनलाइन कार्य किया जा रहा है। ऑनलाइन के अंदर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो काफ़ी वीडियो देख लिए होंगे आपने, लेकिन एक बार मैं आपको सार के रूप में सारी बातें बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं ऑनलाइन के लिए। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि निर्धारित दिनांक व निर्धारित समय अवधि के अंदर ही अपलोड करने हैं सारी चीजें। ऑनलाइन फॉर्म आपको उसी समय में भरना है। जैसे मान लो 28 से लेकर 5 तक था ये इन 3 विषयों का, तो इतनी समय में ही आपको फिल करने हैं फॉर्म। तो इसके लिए क्या करना है, बाकी विषय वाले समय समय पर आरपीएससी की वेबसाइट को चेक करते रहें। या आजकल तो तमाम प्रकार के टेलीग्राम चैनल है, इधर उधर है, व्हाट्सएप है, कोई ना कोई मैसेज आ जाता है। फिर भी आपका अपना दायित्व बनता है कि रोजाना कम से कम एक बार साइट को जरूर देखते रहें। मैसेज भी आते होंगे आरपीएससी के, अगर मैसेज आते हैं तो आपको मैसेज मिल जाएगा। नॉर्मली मैसेज नहीं आते हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आरपीएससी की साइट को आप चेक करते रहें, जिससे आपकी समय अवधि के दौरान फॉर्म को भर सकें। क्योंकि डेट निकल जाएगी तो फिर बड़ी परेशानी आ जाएगी, और आरपीएससी ने साफ लिख रखा है उसके बाद में विचार नहीं किया जाएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, अब डेट तो आप चेक करते रहोगे, लेकिन उस समय तक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप इकट्ठे कर लो। तो देखो, फर्स्ट ग्रेड के लिए जो मुख्य डॉक्यूमेंट है वो आपका पीजी प्लस बीएड है। पीजी प्लस बीएड, ठीक है। तो पीजी तक के सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी का सेट रखो तैयार, बाद में काम आएगा ये तो। लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे फोटो खींच के स्कैन करके अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप के अंदर उनको फीड कर लो। क्या? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, आर्ट्स के हैं तो बीए, फिर थर्ड ईयर, फिर प्रीवियस, फिर फाइनल और फिर बीएड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये मार्कशीट हो गई। और इनकी डिग्री, प्रमाण पत्र, तो 10वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं का प्रमाण पत्र, इन तीनों की डिग्री एक साथ आएगी, एक डिग्री। इनकी एक डिग्री होगी और इसकी एक डिग्री। अगर आपका कोई सी डिग्री से मान लो या तो पीजी अभी लेटेस्ट हुआ होगा या आपका बीएड लेटेस्ट हुआ होगा, या हो सकता है कोई पीजी और बीएड की आपकी डिग्री नहीं आई हो, तो आप प्रोविजनल डिग्री संबंधित यूनिवर्सिटी से या संबंधित विद्यालय से संपर्क करके प्राप्त करके अपने पास रखें। प्रोविजनल जरूर रखें। इतने तो कॉमन काम है, ये तो करने ही करने हैं आपको। मैं लास्ट में एक लिस्ट बताऊंगा आपको, उन पर टिक कर करके आप अपने साथ में जमा कर लीजिए चीजें। देखिए क्या दे रखा है, स्नातक के 3 वर्षों तथा स्नातकोत्तर के 2 वर्षों की डिग्री अंक तालिकाएं। बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, बीए है तो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, बीकॉम है तो बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। आपने अगर उस दौरान कोई इंप्रूवमेंट किया पेपर, तो आपके पास हो सकता है कि आपने 4 साल में पूरा किया। मान लो फाइनल के अंदर कोई पेपर था और वो आपने इंप्रूव किया, तो आपके पास में 4 डिग्री हो गई बीए की, तो आप 4 मार्कशीट हो गई बीए की, तो 4 मार्कशीट रखोगे आप। इसी प्रकार से एमएससी के दौरान हो सकता है कि आपका कोई पेपर इंप्रूवमेंट हुआ हो, इंप्रूव किया आपने, तो इसका मतलब आपके पास 2 मार्कशीट के बजाय 3 मार्कशीट हो गई। तो आप क्या करो, वो दोनों तीनों मार्कशीट अपने पास में रखोगे। उनकी मतलब रखोगे का मतलब क्या है कि उनकी सबकी अच्छे से मोबाइल के अंदर, इसके अंदर से अच्छे से फोटो खींच लोगे, ठीक है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ईडब्ल्यूएस के अलावा जनरल से हैं
तब जाति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, बाकी सभी जगह जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है आपको। SC ST का जाति प्रमाण पत्र एक बार ही बनता है, वो OBC वाला रिन्यू होता है 6 महीने के हिसाब से, और EWS वाला प्रमाण पत्र है वो 1 साल 1 फाइनेंशियल ईयर की होता है। लेकिन आजकल OBC और EWS में ये कर दिया, 2022 का जो गहलोत सरकार का सर्कुलर निकला हुआ है उसका मैं PDF आपको लिंक में भेज दूंगा। अगर आपने सर्टिफिकेट बनवा रखा है एक बार और आपकी स्थिति वर्तमान में भी वही है, तो आप 3 साल तक शपथ पत्र से काम चला सकते हैं। वो शपथ पत्र भर के रखें, और आपको संतुष्टि नहीं होती कि शपथ पत्र क्या पता गड़बड़ करे कि नहीं करे, एक समय है मेरे पास में, तो आप चाहें तो वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो बढ़िया रहे, बनवा के रख लें, और वरना शपथ पत्र आराम से काम करेगा, क्योंकि शपथ पत्र में ये लिखा हुआ है कि एक बार बना हुआ, इसमें डेट दे रखी है, वो डाल दूंगा मैं आपको लिंक में, कि उस डेट के तक आपका शपथ पत्र बना हुआ है, उसके बाद में अगले 3 साल तक वो मान्य है, हर साल आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास से ये जाहिर होता है कि आप जनरल के कैंडिडेट हैं, या फिर आपको जैसे मान लो कि अदर स्टेट का कैंडिडेट है, वो एग्जाम दे रहा है, तो उसका कैसे डिसाइड करेंगे कि वो जनरल में आएगा किसी कैटेगरी में आएगा, तो वो उसका मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र भी अक्सर पिता के स्थान के हिसाब से बनता है। जैसे मान लो कोई राजस्थान की स्टूडेंट है और वो उसकी शादी हरियाणा में हो गई, तो उसका मूल निवास राजस्थान का ही माना जाएगा, तो राजस्थान का मूल निवास है, उसके आधार पर वो सर्टिफिकेट बनेगा, तो वो उसका मूल निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन मैरिज सर्टिफिकेट, अगर शादीशुदा हैं आप तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा के रखें। अगर संबंध विच्छेद हो गया, विवाह विच्छिन्न हो गया, तो डिक्री होती है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। विधवा होने की स्थिति में पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। ये सारे के सारे प्रमाण पत्र आपको रख लेने हैं पहले, उसके बाद में फोटोकॉपी इनकी करवा के भी साथ में रखनी है, वो बाद में काम आएगी बीकानेर के अंदर, और अभी आपको क्या करना है, उनको स्कैन करके मोबाइल में रख लेना है। यदि आप सेवा में हैं तो सेवारत होने का प्रमाण पत्र संस्था प्रदान के द्वारा, और NOC आपको अपलोड करनी पड़ेगी, तो NOC भी आपके पास होनी चाहिए, और सेवारत का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये सब बातें। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक के 3 वर्षों, स्नातकोत्तर BEd, इन सभी की अंक तालिकाओं के साथ साथ में प्रमाण पत्र या डिग्री भी आवश्यक रूप से अपलोड किए जाने हैं, तो ये भी आप अपने पास में रखें। जाति प्रमाण पत्र के बारे में देखो, यहां पर दे रखा है, SC ST OBC MBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे, पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनेंगे, और महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम पर जारी प्रमाण पत्र ही आयोग को प्रस्तुत करें, कि जाति प्रमाण पत्र में पिता के जाति के आधार पर प्रमाण पत्र बनेगा। ये दे रखा है 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर EWS आरक्षण का लाभ लेते हैं तो जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। मतलब जिस दिन RPSC फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम का जो फॉर्म भरे गए थे, उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी, उस तक का आपके पास में जाति प्रमाण पत्र वो होना चाहिए, और उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और उसके बाद में आप उसको शपथ पत्र के आधार पर 3 साल का एक्सटेंड करवा सकते हैं, और आगे के लिए भी बनवा सकते हैं। वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के द्वारा नियमानुसार, महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से ही, ये भी पिता के नाम से ही बनेगा, EWS वाला ही। एक कैंडिडेट अपनी बायोलॉजी की स्टूडेंट है, उनके साथ दिक्कत आई थी कि जो पिता के नाम वाला वो कुछ बता रहे थे कि मान्य नहीं है, तो फिर उन्होंने पति के नाम का बनवा लिया, पर पिता के नाम का जो बना हुआ है उसके आगे शपथ पत्र को जरूर अपने पास में रखें, और वो काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर पिता के नाम को ज्यादा उन्होंने महत्व दिया है, पिता के नाम से ही बनेगा ये। विधवा श्रेणी के जो है, पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र के साथ साथ उनका विवाह हुआ था ऐसा विवाह सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट भी उनको, या पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी हो, कोई राशन कार्ड में नाम हो, कोई आधार कार्ड, वोटर आईडी, इस प्रकार का कोई दोनों का हो, वो उसमें ये उल्लेख हो कि ये दोनों पति पत्नी थे, फिर उनका जो है पति खत्म हो गया, तो वो विधवा की श्रेणी में आ गए। और ये जो अभ्यर्थी हैं विधवा श्रेणी वाले, ये एक शपथ पत्र भी देंगे, घोषणा पत्र भी देंगे, जिसमें यह होगा कि उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया।
तो ये जो शपथ पत्र है वो इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले कॉलम है उसके साथ में ही आया हुआ है, तो वही शपथ पत्र भर के और अपलोड करना है। विवाह विच्छिन्न, ये तो विधवा की बात हुई। अगर इनका कोई डाइवोर्स हो गया तो वो डिक्री होती है, वो डिक्री अपलोड करनी होगी। भूतपूर्व कोई सैनिक है, उनका अगर सिलेक्शन हो रहा है तो वो आवेदन के साथ साथ में ये सब बातें दे रखी हैं, इनको अच्छी तरह से पढ़े। वो एक्स सर्विसमैन की डायरी है, पेंशन पीपीओ कार्ड की फोटो प्रति है, सेना द्वारा सिविल सेवा जारी है तो एनओसी सेवा में दौरान प्राप्त की गई उच्च शिक्षा के लिए स्वीकृति है, दोहरा लाभ नहीं ले रहे इसके लिए दस्तावेज व शपथ पत्र। ये सब चीजें अच्छी तरह से पढ़कर ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपने पास रखें। विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र, कोई डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, इस प्रकार का निःशक्तता है, उसका प्रमाण पत्र भी साथ रखना है आपको। और उसमें ये जारी हो, इसमें ये इंडिकेट हो कि 40% से कम नहीं है विकलांगता, जो भी निःशक्तता है वो 40% से अधिक है। इस प्रकार का प्रमाण पत्र आपको अपने पास में रखना है और उसमें विशेष प्रकार की जो श्रेणियां हैं वो भी उल्लेखित हो, उसी के अनुसार होइए। जब आपने फॉर्म भरा था तब आप अपना जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेकर आप उसको चेक कर लीजिए। उसमें आपने अपनी वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए दिखाई थी या कम दिखाई थी। अगर आपने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम दिखाई है वहां पर, तब तो आपके लिए 10वां कॉलम कोई काम का नहीं है। अगर आपने 2.5 लाख रुपए से कम की कीमत दिखाई है और अभी भी आपकी वार्षिक इनकम 2.5 लाख रुपए से कम ही है, तो आपको आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर आपकी आय प्रमाण पत्र लगाना नहीं चाहते और आप कह रहे हो कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गई इनकम, अब हो गई 2.5 लाख रुपए ज्यादा, पहले तो नहीं थी लेकिन अब हो गई, तो आप क्या करो, जितना अंतर, जैसे मान लो जो 2.5 लाख रुपए से कम वालों की फीस है ना वो उतनी है जो SC ST के लिए थी, और आप जनरल कैटेगरी में आते हो, तो उस समय की फीस देख लीजिए और जनरल कैटेगरी और SC ST में जितना अंतर आ रहा है 150 रुपए का होगा, शायद 100 या 150 रुपए का अंतर होगा। उतना क्या करो, आप एक भारतीय पोस्टल ऑर्डर बनवा लो RPSC के नाम, और वो पोस्टल ऑर्डर आपको अपलोड करना होगा। तो पोस्टल ऑर्डर बनवाकर भी अपने पास रखो। पोस्ट ऑफिस में जाओगे और उनको बोलो कि 100 रुपए के, आप क्या करो 50-50 रुपए के 3-4 पोस्टल ऑर्डर लेके अपने पास रखो, उनकी फोटो खींच के रखो। अब वो पोस्टल ऑर्डर जो होंगे वो बाद में डाक से भी जाएंगे, वो बाद में जाएंगे, पर अभी अभी एक बार आप उनको साथ में रखना है। ये बाद में जमा करवाने पड़ेंगे, प्रार्थना पत्र के आयोग कार्यालय में आपको क्या करके आने पड़ेंगे, जमा कराने पड़ेंगे, पर अभी आपको ये मतलब बना के रखने हैं। आगे सेक्शन दस्तावेज में ऐसे दस्तावेज जिनमें एक से अधिक पन्ने हैं, अगर आपको अपलोड करना है और उसमें एक से ज्यादा पन्ने तो उनकी PDF बनाकर फिर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। मेन क्या रखना है आपको, देखो 10वीं की मार्कशीट लिस्ट बना लेना आप, 10वीं की मार्कशीट इनको बना लेना लिस्ट, इसी क्रम में आप मोबाइल में सहेज के रख लेना, पन्ने पे लिख लेना 10वीं की मार्कशीट, हाँ जी मैंने फोटो खींच ली, 10th की डिग्री फोटो खींच ली, 12वीं की मार्कशीट खींच ली, 12वीं की डिग्री खींच ली, इनकी फोटोकॉपी भी साथ साथ तैयार करते रहना, काम आएंगे आगे। फिर BA BSc BCom जो है तीनों ईयर की मार्कशीट की फोटो ले ली, अगर आपके पास 4 ईयर है कोई इंप्रूवमेंट किया तो 4 साल की, BCom BA BSc BCom इस प्रकार कहीं ने एडिशनल किया है तो एडिशनल की, MA MCom MSc की मार्कशीट दोनों सालों की, इसी प्रकार से दोनों सालों की डिग्री, B.Ed की मार्कशीट और B.Ed की डिग्री, किसी की डिग्री नहीं आई हुई तो प्रोविजनल डिग्री, ठीक है। उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म स्थान के आधार पर मतलब पिता के नाम के आधार पर क्या बनेगा, मूल निवास प्रमाण पत्र बनेगा आपका। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र वही है, SC ST वालों का तो एक ही होता है और बाकी का वो टाइम के अनुसार चेंज होता रहता है, मतलब वो अगर OBC वालों का इसलिए चेंज होता है कि वो क्रिमिलेयर वगैरह में आ जाते हैं तो जनरल कास्ट में आ जाते हैं वो। तो जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो इसमें 6/5/2022 का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, वो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, उसी के बारे में बात कर रहा था कि अगर आपने उस डेट तक बनवा रखा है तो आप क्या करो, फॉर्म भरने तक बनवा रखा है आपने 100%, ये लिखी हुई है ऊपर बात कि फॉर्म की लास्ट डेट तक आपका भरा हुआ है, वो जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, तभी आप मान्य होंगे उस जाति में, और वो प्रमाण पत्र बना हुआ है उसके बाद आपको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप शपथ पत्र है वो साथ में लगा सकते हो, बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा हैं तो क्या बनाएंगे, मैरिज सर्टिफिकेट तैयार करके रखेंगे, नहीं बनाया हुआ है तो अभी बनवा लीजिए, समय पड़ा है। कोई करेक्शन हो तो शपथ पत्र, अब देखो किसी भी प्रकार की मार्कशीट के अंदर, जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग हैं
मैं कह रहा हूँ कि 80% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे, कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी मार्कशीट में कोई ना कहीं गड़बड़ी मिलती है। पिता के नाम में स्पेस आ गया, पिता के नाम के अंदर कुमार लग गया, लास्ट में कोई अलग नाम लग गया, 10वीं की मार्कशीट में अलग है, बाकी डॉक्यूमेंट्स में पिता का नाम में कुछ कुछ करेक्शन है, आगे कुमार लग गया, गुप्ता लग गया, सरनेम कुछ चेंज हो गया, कोई जी लग गया, कोई स्पेलिंग के अंदर स्पेस आ गया, ऐसे कोई भी है और आप लीगल है व्यक्ति, आप लीगल व्यक्ति हैं, इस प्रकार का कोई करेक्शन है तो कम से कम एक शपथ पत्र बनवा के रखें, क्योंकि इस समय करेक्शन होंगे नहीं। अगर करेक्शन बाद में आरपीएससी चाहेगी तो बाद की प्रक्रिया है, पर आप क्या करें, अभी उनको क्या करें, अभी आप उनको एक शपथ पत्र बनवा लें कि भाई ये करेक्शन है और ये फला दोनों व्यक्ति एक ही हैं। इस प्रकार में जो ई मित्र वाले हैं वो आराम से आपको एक शपथ पत्र बनवा के दे देंगे। वो शपथ पत्र भी आरपीएससी पढ़ लेगी, उनको लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, लगेगा तो आपको बुला लेंगे, पर कम से कम आपको लगाना जरूर है। छोटी मोटी गलतियों की वजह से, छोटी मोटी किसी मिस्टेक की वजह से, मतलब छोटी मोटी तो क्या, एक बार तो मतलब आप अगर आप लीगल हैं तो किसी भी प्रकार से आपका जो है ये वो जो आपका सिलेक्शन है वो रुकेगा नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, फॉर्मेलिटी जो है वो सारी की सारी आपको पूरी करनी ही पड़ेंगी। ये भी आप बनवा के रखें, अभी यहां पर तो कहीं दे नहीं रखा है लेकिन फिर भी आगे काम आएगा। संतान संबंधी घोषणा पत्र कि 2 ही संतानें हैं आपके, और अन्य शपथ पत्र जैसे धूम्रपान वगैरह वाले वो सब आते हैं, तो आप जो स्वच्छ भारत अभियान वाले, शौच वाले, ये सब क्या करो, एक ही शपथ पत्र में बना देगा अगला, ये बनवा के रखो, क्योंकि ज्वाइनिंग का काम है, छोटी मोटी चीजों से 50 रुपए के स्टाम्प पेपर बन जाएगा ये, और बना के अपने पास रखो, बाद में कभी काम आ जाएगा। हालांकि इनमें कहीं दे नहीं रखा कि कहीं ये लगे हैं, पर हमने लगाए थे, हमारे समय में काम आए थे। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आपको कब देना है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो ही देना है, SC ST के अलावा कैटेगरी से हो, और अगर ज्यादा है तो फिर क्या देना है बदले में, पोस्ट लोडर बना के देना है, तो पोस्ट लोडर रखोगे अपने पास में। करेक्टर सर्टिफिकेट रखना है एक, चरित्र प्रमाण पत्र जो किसी गजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हो, या आपका जो आप लास्ट टाइम आपने बीएड या एमएससी करी थी वहां से लास्ट टाइम में आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा, तो वो आप चरित्र प्रमाण पत्र अपने पास रख सकते हो, उसकी फोटो खींच के रख सकते हो। ये सब तो कॉमन बातें मैंने आपको बताई है। अब एक बार डिटेल फॉर्म को देख लेते हैं कि उस समय आपको क्या क्या किस प्रकार की सावधानी रखनी है फॉर्म भरते समय, उसको देखते हैं। ये देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का ये है इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। आयोग द्वारा विस्तृत आवेदन सह परिनीक्षा प्रपत्र भरने की जो सेवा शुल्क है वो क्या लिया जाएगा, 50 रुपए सेवा शुल्क है इसका। लास्ट में पूरा भरोगे तो कहीं ना कहीं आ जाएगा, और किस प्रकार से वो डेबिट होंगे, ऑनलाइन है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले क्या करोगे आप, ये जो मैंने अभी जो आपको चीजें बताई हैं ये अपने मोबाइल में सहेज के रखोगे, फोटो की और डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, अन्य की कोई साइज वगैरह क्या है वो भी अभी इस फॉर्म में आ जाएगी, किस साइज के होंगे वो सब आप अपने मोबाइल में सहेज के रखो। उसके लिए आप इंतजार मत करो कि जो अपना ऑनलाइन भरने की डेट कब आएगी, ये सब आप अपने मोबाइल में व्यवस्थित रखो, अपने लैपटॉप में व्यवस्थित रखो, अपने टैबलेट के अंदर व्यवस्थित रखो, एक फोल्डर बना लो इनका अच्छे से, और उनको लिख दो कहीं सब में फोल्डर बना के, 10th की मार्कशीट है, 10th की डिग्री है, 12th की मार्कशीट है, 12th की डिग्री है, जिससे फिर फोल्डर में अपलोड करते समय आपको कंफ्यूजन नहीं हो। देखो, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सबसे पहले आप अपनी SSO आईडी से लॉगिन करोगे। अगर कई दिनों के बाद लॉगिन कर रहे हो और आप भूल गए पासवर्ड, तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का कॉलम है, उससे अपने फॉरगेट पासवर्ड से करके और कहीं लिख के रख लो इनको, ये काम पहले ही कर लो कि अपनी जो लॉगिन आईडी है वो पहले से तैयार कर लो। तैयारी है लॉगिन आईडी तो, पर पासवर्ड कहीं भूल गए हो तो वो अपना करके तैयार रखो। आप SSO आईडी पे जाओगे तो यहाँ पर ऊपर ऊपर से जो 2 नंबर का कॉलम है ये वाला, यहाँ पर सिटीजन सर्विस है, उस पर आप क्लिक करोगे, G2G सर्विस आएगी, G2C, G2G गवर्नमेंट है, G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये वाली सर्विस है। इसमें आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, इसको आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपको ये आएगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल आ गया। इसमें आपके होम है, माई रिक्रूटमेंट है, गेट एडमिट कार्ड है, बैक टू SSO आईडी, इस प्रकार के कई सारी चीजें आएंगी। माई रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है आपको। जब आपने माई रिक्रूटमेंट पे क्लिक किया तो यहां पर आएगा ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, डिटेल फॉर्म कम सिक्योरिटी बटन पर क्लिक करें, और जैसे ही बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा,
जिस परीक्षा के लिए आपने आवेदन पत्र भरना चाहते हो उसके सामने अप्लाई नाउ पे क्लिक करो, तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड वाला लिखा हुआ आएगा और फर्स्ट ग्रेड के सामने आप उस पर क्या कर देना, अप्लाई नाउ कर देना। फर्स्ट ग्रेड वाले के सामने करना है, सारी विंडो होंगी उसके बाद में ये एक विंडो खुलेगा पॉपअप, उस पर आपने रीड कर लिया, उसको क्लिक करके ओके कर देना, पॉपअप फर्स्ट खुलेगा। उसके बाद में आपका ओके हो गया और ओके होने के बाद में आप उस पर ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में कुल आपको 7 जो पेज खुलेंगे, ये देखे ना ऊपर, ये पहला खुल रखा है, एक मिनट, ये पहला खुल रखा है ये वाला, ये दूसरे नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का, इस प्रकार से आएंगे ये। सबसे पहला जो है आप एक एक करके चीजों को भरते जाओगे, आराम से भर लोगे, इसमें कोई बताने वाली चीज नहीं, दिक्कत नहीं है। रोल नंबर भर दोगे आप, आपके परीक्षा के रोल नंबर, विज्ञापन संख्या, आपका जो जो भर्ती निकली थी उसका जो जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था उसके ऊपर विज्ञापन संख्या लिखी हुई है, तो विज्ञापन संख्या बड़ी सारी होगी, वो जैसी है वैसी की वैसी लिख दोगे। विभाग का नाम आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये आपका आवेदन पत्र क्रमांक, ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक बढ़ने, यहाँ पर मेरिट आपकी कौन सी आई है ना, वो पद कोड है, पद का नाम है, आवेदककर्ता का नाम है, अंग्रेजी में, हिंदी में, पिता का नाम है, माता का नाम है, ये सब चीज़ें आपको क्या करना, इनको एक एक बार पढ़ लेना। कोई चीज़ नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। विज्ञप्ति के समय निर्धारित आयु क्या थी आपकी वो भरनी है, आरक्षण वर्ग कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से इसमें भर देनी है, ठीक है। संतान विवरण का यहीं आ गया, देखो कुल संतान 0, अगर यहाँ वाला भर दिया ना तो इसमें वो आ जाएगा, संतान पूछ लेगा आपसे, विवाह वाला स्थिति आ जाएगी, तो संतान का यहाँ पर आपको भर देना कितने संतान हैं, और 1/6/2022 से पहले कितने और बाद में कितने, वो यहाँ पर सारे के सारे, मतलब बच्चों की डिटेल भरनी होगी यहाँ पर 1-2 कॉलम के अंदर, ठीक है। फिर ये भूतपूर्व सैनिक वाला भर दोगे, एनसीसी कैंडिडेट, उत्कर्ष खिलाड़ी, ये सब भर दोगे। मूल निवास आपका राजस्थान है, जो भी है जिला है, वो सारी की सारी चीज़ें भर दोगे। अन्य कोई टिप्पणी लिखना चाहते हो, जन्म स्थान है वो भर दोगे। पत्र व्यवहार का पता, आजकल आता कि हालांकि ऑनलाइन होता है सारा काम आपको मैसेज ही आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे वो पत्र व्यवहार करना चाहे आरपीएससी, तो आपका प्रॉपर एड्रेस, पिन कोड सहित एकदम, फ़ोन नंबर बिल्कुल भरना सही, जिससे आपको मैसेज आते रहें। फ़ोन नंबर जरूर भरना ऐसे जो कि आपके पास मैसेज प्रॉपर आते रहें, पहले गलत पर रखें तो भी अब सही कर देना उनको। ये सारी की सारी आपकी बेसिक डिटेल हो गई। बेसिक डिटेल में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आनी नहीं है। ये सारे के सारे पद कोड है, क्रम संख्या है, पद का नाम है, ये सारे के सारे आपके उसमें है, जहां पर आपने फॉर्म, आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकला था, रिक्रूटमेंट का जो फॉर्म निकला था ना, उसके ऊपर सारे की सारी डिटेल चीजें दे रखी हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल आएगा 2 नंबर पे, 2 नंबर पे आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल। तो बेसिक डिटेल जैसे आप पूरी कर दोगे, है ना, बेसिक डिटेल आएगी, उसके बाद में आपका ये आएगा 2 नंबर पे क्वालिफिकेशन डिटेल। इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखो, सबसे पहले ये सेकेंडरी, मतलब 10वीं क्लास में कितने प्राप्तांक है वो भरने हैं। रिजल्ट टाइप इसमें लिखा होगा, नीचे क्लिक करोगे तो पास है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, जो भी आएगा, परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। कौन से वर्ष में करी, ऐच्छिक विषय, कोर्स में कितनी अवधि थी, तो आपके जो सेकेंडरी है वो 1 साल की होती है अपने, और 12वीं भी 1 साल की होती है, तो 12 माह हो गए इसमें। बोर्ड का नाम लिख दोगे आप। प्रयासों की संख्या, जैसे मान लो कि इसमें बीकॉम की बात आती है, तो बीकॉम अक्सर 3 साल में होती है, लेकिन आपने मान लो कि एक इम्प्रूवमेंट किया हो, कुछ हो, तो आपको 4 साल में पूरी हुई हो मान लो, तो आपने यहाँ पर क्या कर दोगे, 4 साल लिख दोगे। ये एक प्रयास की संख्या, या एक आ गया इसमें, फेल होके दोबारा आ रही है आपकी मार्कशीट में कोई, तो 2 दिखा दोगे। फेल हो गए तो 2 बार आ जाओगा, एक ही बार में हुआ है तो 1 बार आ जाओगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। खैर, प्रयासों की संख्या से कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये पात्रता परीक्षा नेट सेट है, इसके बारे में भी आप देना चाहो तो दे सकते हो, इसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है, नहीं दो तो कोई खास बात नहीं है। मेन तो यही है, 10वीं है, 12वीं है, बीए है, बीएससी बीकॉम है, उसके बाद में एमए एमएससी एमकॉम है, उसके बाद में ये बीएड है। उसके बाद में भी आपके पास में कोई और हो, प्रमाण पत्र किसी प्रकार का हो, जैसे मान लो RSCIT कर रखा हो, या आपने कोई PhD वगैरह कर रखी हो, उसका भी कोई आप यहाँ पर जो जिक्र करना चाहो तो आप उसको जिक्र कर सकते हो, उसको यहाँ पर डाल सकते हो।
गलत कोई भरा गया यहाँ पर लेवल पूरा गलत भर गया, आपको उसको क्या कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, फिर से दोबारा भर सकते हो। ये आपकी शैक्षणिक योग्यता होगी यहाँ पर। उसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन मेडिकल काउंसलिंग वगैरह कुछ है, इसमें तो ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ, ये आप यस नो नो कर ही देना यहाँ पे। उसके बाद में आ जाएगा एक्सपीरियंस डिटेल। आपको कोई एक्सपीरियंस है क्या? एक्सपीरियंस का मतलब ज़्यादातर तो गवर्नमेंट कर्मचारी बढ़ते हैं जिनको पहले से पढ़ाने का या पहले से जो अनुभव है वो यहाँ पर डाल सकते हो। बाकी जो प्राइवेट वाले तो हैं वो तो यहाँ पर एक्सपीरियंस क्या डालेंगे। अतिरिक्त विशिष्ट सूचना, कोई विशेष और हो आपके पास में, जैसे एक्सपीरियंस वाली बात है, कोई अधिकारी पद पे रहे हुए हो आप तो उसकी डिटेल यहाँ पर बढ़नी है। नॉर्मल कैंडिडेट यहाँ पर कुछ नहीं आता। विज्ञापन के अनुसार छूट चाहते हैं तो छूट किस प्रकार की है वो आप लिखोगे यहाँ पर। ये दोनों तीन कॉलम शोध प्रकार का है, कोई रिसर्च वगैरह का है तो यहाँ पर इस प्रकार इसमें डालोगे। आपके पास में कोई रिसर्च पेपर वगैरह है उसकी डिटेल डालना चाहते हो तो। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर, मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम 100 KB की फ़ोटो खींच के रखोगे पहले ही। सिग्नेचर 20 KB और 50 KB के खींच के रखोगे पहले ही, तो यहाँ पर वो अपलोड करने हैं। ये सारी चीज़ें पहले से रखना जिससे तुरंत फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत ही नहीं आए। आप मोबाइल से भर सकते हो, जरूरी नहीं किसी मित्र वाले के पास जाके भरो, खुद भी भर सकते हो आप एक मित्र के बजाय। यहाँ पर ये पूरी की पूरी घोषणा है। एप्लीकेशन चेकलिस्ट, अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित के अनुसार अनुरूप है या नहीं है, उसके अनुरूप है तो ये यस कर दोगे, उसके अनुरूप नहीं है तो आप उसमें उससे भिन्न है किंतु समकक्ष है वो लिख दोगे कुछ। ये जो कॉलम आप एक एक पढ़ते जाओगे और उसके हिसाब से इनमें से आप ऐड करते जाओगे। श्रेणी के लिए है कि आप उसी श्रेणी में हो जिसमें आपने फॉर्म भरा था। मान लो आपने फॉर्म तो भरा था जनरल से, लेकिन बाद में फॉर्म भरने के बाद में कोई विशेष परिस्थिति के अंदर आपकी श्रेणी आपने चेंज करवाई या वही है या कोई कारण ऐसा रहा है तो बाद में ये भिन्न श्रेणी में हो। या मान लो कि जैसे मान लो कि आपने फॉर्म भर दिया, एक पिछले साल का कैंडिडेट है, उसकी घटना बताऊं, उसने फॉर्म भर दिया एमबीसी से, एमबीसी कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट थे और फॉर्म भरते समय क्या आ गया, सुनो ध्यान से। एक कैंडिडेट था जिसका कैटेगरी थी ओबीसी और गलती से फॉर्म भरते समय एमबीसी भरा गया और उसने कभी ध्यान नहीं दिया, पिछली भर्ती के हैं कैंडिडेट और उनका नंबर अटक गया इसके कारण से। देखो ओबीसी का कैंडिडेट था और एमबीसी भरा गया। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गए वहां पर हम ऑफलाइन, तो वहां पर उन्होंने मांगा कि लाओ एमबीसी का सर्टिफिकेट दो, तो उन्होंने कहा मैं तो ओबीसी में हूं, तो बोले आपने तो एमबीसी टिक कर रखा है। बोले गलती से हो गया, बोले गलती कुछ नहीं, आपने तो एमबीसी टिक कर रखा है, तो एमबीसी का सर्टिफिकेट दीजिए हमको। तो अगर आप एमबीसी का सर्टिफिकेट देने में असमर्थ हैं तो एक 60 रुपए का टोकन कटवाइए, 60 रुपए कुछ ऐसा, रुपए तो मेरे ध्यान में नहीं है, इतने रुपए का टोकन कटवाइए और वहां पर एप्लीकेशन दीजिए कि मेरा जो है वो जनरल में कर दिया जाए, मेरे गलती से भरा गया एमबीसी। क्योंकि एमबीसी का आप उपलब्ध नहीं करवा रहे, इसका मतलब आप एमबीसी में नहीं हो, तो इसका मतलब नहीं आपको ओबीसी में कर देंगे, इसका मतलब आपको किस में करेंगे, जनरल में करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो टोकन कटवा लिया, उनको विश्वास था कि मेरा तो नंबर अच्छे है, मेरा जनरल में आ जाएगा, तो उन्होंने क्या करवा दिया, वो जमा करवा दिया। वहां पर करवाने के बाद उनका जनरल में आ गया नाम तो जनरल में हो गया, उनके एसएसओ आईडी पे जनरल शो हो गया क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं दिया उन्होंने। लेकिन अब वो जनरल में आने की वजह से वो मेरिट से 2-3 नंबर कम रह गए और उनका सिलेक्शन हट गया। तो आपको अगर फॉर्म भरते समय भी आपको ऐसा आभास हो जाए कि आप कैटेगरी अलग है क्या, मतलब उसी श्रेणी में, इसका मतलब उसी श्रेणी में उन्होंने नहीं भर सकते। वो क्या कि उन्होंने तो है तो ओबीसी के, लेकिन भरा गया अलग श्रेणी का। तो इस प्रकार के जो है वो कॉलम आपको भरने हैं। परीक्षा में कोई अनुभव वगैरह की कोई आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर आयु सीमा यहाँ पर आप लिखोगे प्रॉपर, क्योंकि अपर एज वालों की दिक्कत आती है, छोटी एज वालों की दिक्कत आती नहीं। आजकल तो एज कैलकुलेटर आते हैं मोबाइल पे बहुत सारे, तो आप जिससे एज प्रॉपर निकाल सकते हो। ये छूट का दे रखा है यहाँ पर, आपने कोई सी छूट वगैरह ली है क्या, नहीं ली है तो आपको टिक नहीं करना, और ली है तो आपको टिक करना है। उसके बाद में इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो अंक प्रपत्र मेरिट हाई स्कूल सेकेंडरी 10वीं की आपके पास में कब जारी हुआ था, उसकी दिनांक, जारी क्रमांक लिखा हुआ होगा वहाँ पर, जहाँ पर बैक साइड में देखते हो तो जारी क्रमांक और डेट लिखी होती है, तो वो आपको लिखनी है। संलग्न संख्या यहाँ पर 1 लिख दोगे और यहाँ पर फाइल अपलोड कर दोगे। यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे मान लो कि बात आती है किसकी, ये आती है बीकॉम की। अब सामान्यतः बीओसी बीकॉम में तीन आपके पास होंगी मार्कशीट, तो अब तीनों की आपने पीडीएफ बना ली और यहाँ पर डाल दी, चूज फाइल में तो डाल दी, लेकिन यहाँ पर आपने संलग्न संख्या 3 लिख दी आपने। लेकिन किसी के मान लो बीएससी 3rd ईयर में इंप्रूवमेंट किया एक विषय का,
केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर इंप्रूव किया उसने, तो उसके पास में 4 मार्कशीट होगी ना, तो यहाँ पर संलग्न संख्या में आप 4 लिखोगे और उनकी एक पीडीएफ बनाकर क्या कर दोगे, अपलोड कर दोगे यहाँ पर। इसी प्रकार से फिर ये वाली आ गई उपाधि, डिग्री की आ गई, डिग्री तो एक ही होगी। उसके बाद में एमए, एमको, एमएससी में कई ऐसे होते हैं जिनके फाइनल ईयर में थोड़े कम नंबर होते हैं, कोई पेपर खराब हो जाता है तो अपनी मार्कशीट सुधारने के लिए इंप्रूवमेंट कर लेते हैं वो, तो इंप्रूवमेंट कर लेते तो वहाँ पर उनके पास में क्या हो जाती हैं, 3 मार्कशीट हो जाती हैं। हालांकि जो बीच वाली है वो ओरिजिनल नहीं रहती है, लेकिन उसके बाद में अगर आपके पास है फोटोकॉपी तो उसको लगा दीजिए और ये आप उसकी संख्या, जितनी संख्या अपलोड करोगे उतनी संख्या यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में आ जाएगी उसकी डिग्री, उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना, एनओसी अगर गवर्नमेंट कर्मचारी हो तो, मूल निवास प्रमाण पत्र है यहाँ पर, और अन्य कोई प्रमाण पत्र आप अपलोड करना चाहते हो। मेरे हिसाब से अन्य को प्रमाण पत्र करोगे तो और कोई कॉलम आ जाएगा। अन्य प्रमाण पत्र जितने भी आपके पास हैं सारे के सारे, जैसे मान लो कि कोई वो धूम्रपान वाला बनाया हो या दहेज वाला बनाया हो या फिर कोई आपका मैरिज वाला बनाया हो, जो भी है आपके, उन सब की एक पीडीएफ बना के यहाँ पर चूज फाइल के अंदर उसको अपलोड कर देना। अब जारी दिनांक में यहाँ पर अनुक्रमांक में फिर सबके एक साथ लिख देना। जारी क्रमांक है ना, इनके सबके एक ओब्लिक लगाते लगाते यहाँ पर सबके ओब्लिक लगाते लगाते दोनों तीनों के लिख देना, और क्रमांक उनके नंबर से डेट एक किसी एक की आ जाएगी। ये वाला है। इतना भरने के बाद सिंगल पीडीएफ अपलोड किया जाना चाहिए। एक ही समग्र एकीकृत, ठीक से एक अधिक प्रश्न है तो अगला कह रहा है एक से अधिक प्रश्न है तो इस प्रकार से। उसके बाद में प्रेफरेंस है ना, एक ही है, नॉन टीएसपी, राजस्थान एडमिशन आरपीएससी है, यहाँ पर स्टेट सर्विस, ये 1 नंबर पे आएगा आपके। और उसके बाद में आप इसको क्या कर दोगे, नेक्स्ट कर दोगे, और उसके बाद में ये आ जाएगा पूरा वेरीफाई करने के बाद में आपके पास में ये पूरा भरा हुआ आ जाएगा। भरा हुआ आने के बाद उसको एक बार आप ढंग से चेक कर लोगे कि कोई गलती तो नहीं हुई है। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है फीस सबमिट स्टेटस। अभी तो देखो ये लिखा हुआ है ना, ये चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब आपने फीस सबमिट नहीं करी है, अभी आपका फॉर्म भरा नहीं गया है। ये डिक्लेरेशन करोगे, और डिक्लेरेशन करने के बाद क्या करोगे आप, यहाँ पर लिखा होगा अपडेट करोगे, है ना। अपडेट करने के बाद फाइनल सबमिट करोगे। जब फाइनल सबमिट करोगे तब आपसे ये फीस मांगेगा, है ना। और फीस मांगने के बाद में आपका ये काम यहाँ पर पीडीएफ अपलोड भी हो जाएगी। आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल के रख लेंगे। और कोई समस्या आती है तो आप वहाँ पर आरपीएससी में कॉल भी कर सकते हो। और इस वीडियो में कोई समस्या आई है, कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। हमने फॉर्म भरे हैं, कई बच्चों के भरवाए भी हैं, और कोई दिक्कत आती है तो आप इसको पर्सनली पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।